तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं केडी सुनाते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा प्रवर्तन, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुका है। ये हम लोग का है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रकाश किरण किसे कहते हैं, विवर्तन क्या है, उससे कैसे हम लोग समझेंगे कि विवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन, उसके 2 नियम, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम को भी हम लोग अच्छे समझा। गोलीय दर्पणों के बारे में जाना था, अवतल दर्पण, उपतल दर्पण, समतल दर्पण, द्वारक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसे शुरू करते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज के बारे में भी जान चुके हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लिया है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है, ये भी हम लोग जाने हैं कि क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं, समान साइज के हैं। हम इस क्रियाकलाप द्वारा इसका अब निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं। अवतल दर्पणों की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 9.2 में हमने देखा है कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमत्कार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पणों की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। तो एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकटन फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो सबसे सामने का जो फोकस दूरी उसे याद करना है। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरतम वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चौक के एक लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण द्वारा ध्रुव का लाइन पर स्थित हो। चौक से पहले लाइन को समांतर और आगे दोनों लाइनों इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदु P, F, C की स्थितियों के दंतानुरूपी होंगी। याद रखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए मुख्य फोकस F, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य पर स्थित होता है। ये आप लोगों को याद होगा कि दर्पण का द्वारक जो है वो फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता केंद्र मिलाने वाली एक रेखा होती है। ये हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चमकीला बीम जैसे एक जलती हुई जो मोमबत्ती है उसे C से बहुत दूर रखिए, मतलब केंद्र से दूर रखना है। हम एक कागज पर पर्दा रखिए, कागज पर पर्दा रखना है तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी प्रकृति, स्थिति तथा बीम के साइज के सापेक्ष इसका अपेक्षित साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्नलिखित स्थितियों में के लिए दोहराइए। पहले C से थोड़ी दूर में रखना है, फिर C पर रखना है, फिर F तथा C के बीच रखना है, फिर F पर रखना है, फिर P तथा F के बीच रखना है। इनमें से एक स्थिति आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बीम की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए, तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज P, F तथा C के सापेक्ष बिंदु बीम की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बीम की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बीम की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए यह आभासी होता है। बीम की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इस प्रेक्षणों पर संक्षिप्त विवरण करके आप जो है निर्देशन
के लिए सारणी 9.1 दिया गया है। यहाँ पे जो हम लोग क्या में क्या समझा, ये हमारा जो सारणी 9.1 में दिया गया है, यानी कि इस सारणी में हमें दी गई है कि उस हम लोग क्या में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अगर हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ये अवतल दर्पण का होता जा रहा है, अनंत पर रखेंगे तो वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो प्रतिबिंब बीम की स्थिति, मतलब बीम को हम लोग कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का, मतलब बहुत ही छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा। और ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। आप लोग देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो है ये सारा जो है वास्तविकता उल्टा ही बनता है, लेकिन लास्ट में जो हम लोग जब P तथा F के बीच रखते हैं तो वो आभासी तथा सीधा बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग C से परे रखेंगे, यानी कि C से थोड़ी सी दूर अनंत तथा C के बीच अगर हम लोग रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F तथा C के बीच बनेगा प्रतिबिंब, तथा छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा। C पर रखने पर प्रतिबिंब C पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा, जितने बड़ा वो हमारा बीम है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। C तथा F के बीच रखने पर जो है ये C से परे बनेगा, यानी कि अनंत तथा C के बीच प्रतिबिंब बनेगा और विवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर हम लोग F पर रखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है और अत्यधिक विविध यानी कि बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। जब हम लोग इसे F पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविकता उल्टा बनेगा। लेकिन जब हम लोग इसे P तथा F के बीच में रखते हैं तो ये जो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है और आभासी तथा सीधा होता है। इस चार्ट को आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चार्ट आप लोग अच्छे से एक बार करके ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये VBI चार्ट। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। अब हम लोग किरण आरेख का उपयोग करके कैसे गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे। इस चार्ट में जो दिया हुआ था उसे हम लोग इस किरण आरेख द्वारा समझेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पणों के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बीम पर विचार कीजिए। इस बीम का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बीम की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। एक जब हम लोग टॉर्च अगर कहीं पर भी मारते हैं तो उससे जो है अनंत किरणें निकलती हैं। वो जो अनंत किरणें होती हैं, मतलब इसमें से एक या दो किरणें निकलती हैं, उस टॉर्च से अनंत किरणें निकलती है, इसमें ये कहा गया है। बीम के जो प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए जो है किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में सुविधानुसार कुछ कुछ चुने जाते हैं। उसमें तो अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन अनंत किरणों को हम किरण आरेख में नहीं दर्शा सकते, इसलिए हमें सुविधा अनुसार कुछ किरणों को उसमें दर्शाना है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना आधुनिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परिवर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना समान हो। हमें किरण ऐसी चुननी है जो हमारी सुविधाजनक हो, और वो किरणों ऐसा होना चाहिए कि परिवर्तन जो दर्पण में परिवर्तन हो उसके बाद जो है उनकी दिशाओं को जानना आसान हो, ऐसा होना चाहिए। कम से कम दो परिवर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बीम के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारित के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी किरणों पर विचार कीजिए। यहाँ अवतल और उत्तल दोनों जो है दिया हुआ है। ये हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तित के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती और तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। यह चित्र A एवं B में दर्शाया गया है। यहाँ क्या दिखाया गया है कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को जब हम लोग परावर्तित करते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके हम लोगों ने समांतर, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम लोगों ने एक किरण दिया तो ये परावर्तित होकर कहाँ से गुजरा, ये फोकस से गुजरा है। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरता है। यहाँ से हम लोगों ने किरण दिया, ये फोकस से गुजरा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है
कि और इसमें भी इसी प्रकार से दिया गया है। इसमें हम लोगों ने जो ये मुख्य अक्ष के इसके समांतर हमने किरण दी, इसे ये जो गुजरता है इधर चला जाता है, लेकिन इसे हम लोग तो ये उत्तल दर्पण है, इससे हम लोग इसे देखते हैं कि अपसरित होता है फोकस की तरफ। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मतलब ये जो हम लोग अगर इधर से हम लोगों ने अपतित किरण दिया है, लेकिन ये इसके समांतर गुजरेगी। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हम लोग इसके समांतर, ये जो दर्पण है इसके अगर समांतर हम लोग किरण देते हैं तो वो फोकस से गुजरती है, लेकिन अगर हम लोग फोकस से अगर कोई किरण को गुजारेंगे तो वो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से अनुदिश वापस निकल जाती है। जब हम लोग किसी भी किरण को अगर हम लोग सी पर अगर देते हैं, अपतित किरण अगर सी पर हो यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, तो वो उसी दिशा से वापस चली जाती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने जो है ये अवतल दर्पण है, ये जो मुख्य अक्ष है इसे हम लोगों ने सी पर आपतित किरण दिया है, तो ये सी पर आया लेकिन गया भी सी से ही है, ये इधर उधर परावर्तित नहीं हुआ, ये सीधा सी से वापस लौट जाता है। इसमें ऐसे दिया हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें हम लोग अगर सी में देते हैं तो ये सी से निकल जाता है, इधर हम लोग मान लेते हैं कि इधर गया है। ये भी हम लोग समझ लिए हैं। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, मैं अलग कलर से करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ता है। क्योंकि आप लोग पता है अभिलंब जो है जिस पथ में जाता है उसी से वापस लौट जाता है, इसलिए ये भी अभिलंब के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए जो है ये भी उसी प्रकार वापस लौट जाता है। चौथा नंबर, अवतल दर्पण चित्र 9.6a अथवा उत्तल दर्पण 9.6 के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तरफ परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अगर हम लोग इस किरण को अगर हम लोग सीधे जगह हम लोग ध्रुव में डालते हैं तो ध्रुव से ही वो चला जाता है, लेकिन जिस दिशा में वो आता है उसी दिशा में वापस जाता है। ये परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन के नियम का पालन करता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो। आप देख सकते हैं दोनों का फिगर जो है थोड़ा सा सेम है, एक जैसा दिखने में है। ये भी हो गया, ये दोनों भी हमारा कंप्लीट है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। याद रखिए कि उपयुक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। उपयुक्त सभी स्थितियों में जो परावर्तन का पालन होता है, परावर्तन का जो नियम है उसका पालन होता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर हो। जो आपतन बिंदु है वो आपतित होती है जब मतलब आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है, और वो जो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना। अब अवतल दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंब को बनाता है, तो यहाँ पे ये जो फिगर्स दी हैं ये अवतल दर्पण की दी हुई है। वहाँ हम लोगों ने जो चार्ट में देखा था, इस चार्ट के अनुसार वहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दी गई है। तो ये देखिए ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब है। जब हम लोग जो है बीम को जब हम लोगों ने रखा था अनंत पर, ये अनंत है, ए तथा बी, जो ए और बी लिखा हुआ है वो हमारा हो जाएगा जो है बीम की स्थिति, और ए डैश यहाँ जो ऊपर में थोड़ा सा डैश दिया है वो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति होता है। यहाँ हम लोगों ने बीम को रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो बीम है ये परावर्तन के बाद आपको दिख रहा है कहीं भी बीम वो बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए ये चीज़ हमारा यहाँ पे जो है प्रतिबिंब यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बी वाली स्थिति, जब हम लोगों ने प्रतिबिंब को हम लोग जब ए तथा बी यानी कि सी से परे यानी कि अनंत तथा जब हम लोगों ने अनंत तथा सी के बीच में जब हम लोगों ने प्रतिबिंब को रखा था यानी कि सी से परे जब हम लोगों ने रखा था, तो वो देख सकते हैं आप लोग यह बनता है।
वो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यानी कि सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। जब हम लोग उस प्रतिबिंब को जब हम लोगों ने सी पर रखा था तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पे बनता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिबिंब को रखा और बना कहाँ, यहीं पे बना है। आप देख सकते हैं सी पे जब हम लोगों ने रखा तो सी पर ही वो चीज़ बना। अब इधर देख सकते हैं, इधर हम लोगों ने जब उस प्रतिबिंब को जब हम लोगों ने सी तथा एफ के बीच में रखा था तो वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वो प्रतिबिंब बन रहा है सी से परे। जब हम लोगों ने प्रतिबिंब को एफ पर रखा था वो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब यहाँ देखते हैं, जब हम लोगों ने प्रतिबिंब को एफ तथा ध्रुव यानी कि फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वो प्रतिबिंब बना ये प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा था, ये जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। ये सब समझ गए हम लोग, ये फिगर में वही लिखा हुआ है। अब अवतल दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए यानी कि जो सोलर होता है उसमें भी इसी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब उत्तल दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंब को बनाता है ये चीज़ यहाँ पर दिया गई है। उसके बाद ये जो चार्ट दिया है ये उत्तल दर्पण के लिए दिया हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बीम की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। इसमें बस दो ही स्थितियाँ होती हैं, मैं आपको बोल में समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये होगी पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। ये दोनों स्थिति में कुछ भिन्नताएं नहीं होती हैं, कुछ भिन्नताएं होंगी। पहले हम लोग जो है उसको अनंत पर रखेंगे और दूसरा में हम लोग कहाँ रखेंगे, अनंत तथा जो ध्रुव के बीच में हम लोग रखेंगे। इन दोनों के बीच में हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। पहला में हम लोगों ने रखा है अनंत पर, ये हमारे हो गया बीम। ये जो बीम को हम लोगों ने अनंत पर रखा तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये अनंत। यहाँ देख सकते हैं जब हम लोग अनंत पर रखते हैं तो फोकस एफ यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एफ है, यहाँ पे बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। जब हम लोग अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं, जब हम लोग यहाँ ये अनंत हो गया, यहाँ अनंत से हम लोग जब ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, यहाँ बीच में कहीं भी रख सकते हैं, वहाँ जब हम लोग रख रहे हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ देखिए प्रतिबिंब बन रहा है पी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पी तथा एफ के बीच। ये देख सकते हैं आप, ये पी है और ये एफ है, इसके बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। मैं आप लोग को इरेज करके दिखाती हूँ। ये है पी तथा ये है एफ और कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। जो पिछले वाला था उसमें अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बन रहा था, उसमें छोटा बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बीम का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझे। तो इसमें क्रियाकलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं आप लोग बता देती हूँ कि एक उत्तल दर्पण होता है जो इस आप अगर उसको रखेंगे तो उसमें पूरा जितना भी बड़ा वो घर हो वो पूरे घर का जो प्रतिबिंब उसमें बना देता है उत्तल दर्पण में। यहाँ पे उसी बारे में कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। आगरा किले का एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किले देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण के ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। तो यहाँ पे आगरा में जो है दिया हुआ रहता है दीवार में वो दर्पण, ताकि आप आगरा को पूरा एक ही आईने में आप पूरा जो ताजमहल है उसे देख सकें। उसके बाद यह है अवतल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये चीज़ दिया हुआ है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चद्वीप दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये वाहनों के पश्च में लगे
होते हैं तथा इन्हें जो पश्च मतलब पीछे पीछे में होते हैं। इन्हें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को मतलब पीछे से जो गाड़ियाँ आती हैं उसे देखने के लिए किया जाता है और ये सुरक्षित रूप से वाहन चला सके, इसलिए ये इसमें दिया होता है। उत्तल दर्पण दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता देता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जो उत्तल दर्पण है ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इसे वाहनों में लगा रहता है। अगर उत्तल दर्पण लगा रहेगा तो वो उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा ना। यद्यपि वह छोटा होता है, लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है लेकिन फिर भी वो पूरा प्रतिबिंब तो बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर के पीछे का क्षेत्र देखने को समर्थ बनाते हैं। समतल दर्पण पूरा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा लेकिन वो छोटे से आईने में पूरा प्रतिबिंब बना देगा। आगे हमारा देखिए यहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर जाके अभी सब्सक्राइब कर दें। आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।